सितंबर 25, 2025 को आरबीआई ने सिंपल को तुरंत अपने पेमेंट्स ऑपरेशंस रोकने का ऑर्डर दिया। लेकिन भला आरबीआई ने इतना ड्रास्टिक स्टेप क्यों लिया और सिंपल के ऑपरेशंस रातों रात बंद कर दिए? क्योंकि आरबीआई का मानना है कि सिंपल ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 का सेक्शन 4 वायलेट किया है। सेक्शन 4 के हिसाब से कोई भी कंपनी आरबीआई के ऑथराइजेशन के बिना पेमेंट सिस्टम ऑपरेट नहीं कर सकती। तो बेसिकली आरबीआई के हिसाब से सिंपल एक लाइसेंस पेमेंट्स कंपनी जैसे ऑपरेट कर रहा है, लेकिन बिना किसी लाइसेंस के। आरबीआई ने रिसेंटली नए पेमेंट एग्रीगेटर रूल्स भी रिलीज किए हैं। ये रूल्स मनी सप्लाई से रिलेटेड हर कंपनी पे स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस लगाते हैं। आरबीआई और पेमेंट एग्रीगेटर्स के बीच में फ्रिक्शन 2022 से चल रहा है, लेकिन लगता है कि अब आरबीआई इस इंडस्ट्री को और स्ट्रिक्टली मॉनिटर और रेगुलेट करने का प्लान कर रही है। आज के वीडियो में हम सिंपल के इस सिचुएशन को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल का बिजनेस समझेंगे, उसके बाद हम सिंपल के लाइसेंसेस से रिलेटेड इश्यूज भी समझेंगे। एंड में हम इस सिचुएशन का इम्पैक्ट और कंपनी का फ्यूचर भी समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि सिंपल एग्जैक्टली करता क्या है। देखो दोस्तों, सिंपल का कोर बिजनेस आइडिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ये एक बाय नाउ पे लेटर बिजनेस था। हर छोटे छोटे पेमेंट के लिए कार्ड डिटेल्स या यूपीआई पिन एंटर करने की जगह यूजर सिंपल के थ्रू पे कर सकते थे। बैकएंड पे सिंपल यूजर की जगह पेमेंट कर देता था। इस पेमेंट का बिल यूजर के पास 2 हफ्ते बाद पहुंच जाता और यूजर इस बिल को 0 इंटरेस्ट पे कर सकते थे। नहीं तो यूजर्स पे इन 3 मॉडल के थ्रू अपने बड़े ऑर्डर्स को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड और पे भी कर सकते थे। बेसिकली सिंपल अपने बिजनेस के थ्रू एक किराना दुकान का सिस्टम अपने प्लेटफॉर्म पे बनाना चाहता था। जैसे अगर आप किसी किराना दुकान के रेगुलर कस्टमर होते हो तो आप वहां अपना खाता खुलवाते हो। इस खाते के थ्रू आप डेली की छोटी मोटी चीजें बिना तुरंत पेमेंट किए खरीद सकते हैं। जो सामान आप उधार पे खरीदते हो उस पे आपको इंटरेस्ट भी पे नहीं करना पड़ता। किराना दुकान का ओनर आपकी खरीदी नोट करके रखता है और आप कुछ टाइम बाद जैसे 1-2 हफ्ते में दुकानदार को पैसे देते रहते हो। सिंपल इस सेम सिस्टम को डिजिटल वर्ल्ड में लाना चाहता था और इस सिस्टम में बड़े बिजनेसेस को भी इंक्लूड करना चाहता था। सिंपल मर्चेंट्स को भी मदद करता था। सिंपल ने मर्चेंट्स को चेकआउट पे कम ड्रॉप ऑफ्स गारंटी किए। डिजिटल बिजनेसेस में कार्ट अबैंडनमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से 70% डेस्कटॉप यूजर्स अपना कार्ट अबैंडन कर देते हैं। मतलब 70% डेस्कटॉप यूजर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट खरीदने के लिए उन्हें अपने कार्ट में ऐड कर लेते हैं, लेकिन ये यूजर्स ऑर्डर्स प्लेस करने और पेमेंट्स का लास्ट स्टेप पूरा नहीं करते हैं। अब कार्ट ड्रॉप ऑफ्स कई कारणों से हो सकते हैं, लेकिन अगर कम से कम पेमेंट्स एक्सपीरियंस स्मूथ हो तो मर्चेंट के लिए सिचुएशन थोड़ी इजी हो जाती है। सिंपल के थ्रू यूजर्स को यूपीआई पिन्स और ओटीपीज एंटर ही नहीं करने पड़ते थे। इससे यूजर्स के लिए पेमेंट से एक स्टेप कम होता था। इससे कंप्लीटेड ट्रांजैक्शंस के नंबर बढ़ सकते थे, जिसका मतलब ज्यादा सेल्स। कंपनी के हिसाब से सिंपल 26,000 से ज्यादा मर्चेंट्स के साथ लाइव था, जैसे जोमैटो, बिग बास्केट और रैपिडो। लेकिन इन नंबर से भी ज्यादा जरूरी है ये देखना कि सिंपल खुद को कैसे प्रेजेंट करता है। कंपनी ने खुद को एक पेमेंट्स यूटिलिटी जैसे प्रेजेंट किया, एक लेंडर जैसे नहीं। ये एक ऐसी चीज है जो इस स्टोरी में बाद में काम आएगी। सिंपल के अलावा दूसरे बीएनपीएल या बाय नाउ पे लेटर प्लेयर्स खुद को भी अलग तरीके से पोजीशन कर रहे थे। बीएनपीएल स्टार्टअप्स यूजुअली पैसे वॉलेट्स जैसे पीपीआई या प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू नहीं तो अपने पूल अकाउंट से पास करते थे। बीएनपीएल प्लेयर्स जो भी मेथड्स यूज करते वो लेंडर्स की तरह फंक्शन कर रहे थे और आरबीआई के हिसाब से ये गलत था, क्योंकि ये प्लेयर्स बिना एनबीएफसी लाइसेंस के लेंडिंग एक्टिविटीज कर रहे थे। इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए आरबीआई ने 2 रूल्स बनाए। सबसे पहले आरबीआई ने डिसाइड किया कि क्रेडिट के केस में पैसों का फ्लो सीधा बैंक या एनबीएफसी से मर्चेंट तक जाना चाहिए और रीपेमेंट भी डायरेक्टली मर्चेंट से बैंक या एनबीएफसी तक ही जाना चाहिए। कोई भी फिनटेक पैसे के इस फ्लो में मिडलमैन का काम नहीं कर सकती। दूसरा रूल ये था कि फिनटेक एप्स अपने वॉलेट्स में लोन्स लोड नहीं कर सकते थे। ये रूल इसीलिए बनाया गया क्योंकि फिनटेक कंपनीज कई बार अपने वॉलेट्स को क्रेडिट कार्ड जैसे प्रेजेंट करते थे। तो आरबीआई का मैसेज क्लियर था, अगर कोई कंपनी इंडिया के मनी फ्लो में इन्वॉल्व होती है तो उसे अपने लेंडिंग या पेमेंट से रिलेटेड ऑपरेशन से मैचिंग लाइसेंस लेना होगा। तो कंपनीज या तो एनबीएफसी लाइसेंस के थ्रू लेंडर्स बन सकते थे, नहीं तो लाइसेंस पेमेंट एग्रीगेटर्स बन सकते थे। और सिंपल ने इनमें से क्या चूज किया? देखो दोस्तों, क्योंकि सिंपल अपने खुद के बैलेंस शीट से लोन्स नहीं देता था, कंपनी ने एनबीएफसी लाइसेंस नहीं लिया।
लेकिन कंपनी सेटलमेंट्स हैंडल करती थी। और आरबीआई के हिसाब से अगर कोई कंपनी कलेक्शन या सेटलमेंट हैंडल करती है तो वो एक पेमेंट सिस्टम बन जाती है और इसे आरबीआई से लाइसेंस लेना जरूरी होता है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, सिंपल एक पेमेंट यूटिलिटी कंपनी है, तो ये आरबीआई के पेमेंट एग्रीगेटर रूल्स को भी फुलफिल नहीं कर पाता। और भला ये पीए या पेमेंट एग्रीगेटर एग्जैक्टली करता क्या है? इसे आप डिजिटल पेमेंट्स के एक बोरिंग लेकिन जरूरी मिडलमैन जैसे समझ सकते हो। पेमेंट एग्रीगेटर्स के 3 फंक्शंस होते हैं: केवाईसी और बिजनेस लेजिटिमेसी चेक करके मर्चेंट्स को ऑनबोर्ड करना, कस्टमर से पैसे कलेक्ट करके बैंक के एक सिक्योर एस्क्रो अकाउंट में उसे डिपॉजिट करना और इस पैसे को मर्चेंट्स तक आरबीआई मैंडेटेड टाइमलाइंस में पहुंचाना। ये टाइमलाइन यूजुअली 1 या 2 दिन का होता है। ये डिजिटल पेमेंट्स इंडस्ट्री के प्लम्बिंग सिस्टम जैसा है। देखने में उतना कुछ खास नहीं होता, लेकिन पूरे सिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है। ये एस्क्रो अकाउंट से मर्चेंट्स के पैसे सेफ रहते हैं और फिनटेक कंपनीज इन पैसों को किसी रिस्की पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। क्विक सेटलमेंट टाइमलाइंस के कारण मर्चेंट्स को अपने ड्यूज जल्दी मिल भी जाते हैं और मर्चेंट चेक्स के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग के अटेम्प्ट्स भी रोके जा सकते हैं। इस सिस्टम के थ्रू आरबीआई इंडिया के पेमेंट सिस्टम को एक शैडो बैंकिंग एनवायरनमेंट बनने से रोकता है और मर्चेंट्स और कंज्यूमर्स दोनों को प्रोटेक्ट करता है। अब अगर सिंपल की बात करें तो आरबीआई ने अक्यूज किया कि कंपनी पेमेंट, क्लियरिंग और सेटलमेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही थी, लेकिन कंपनी के पास पीएसएस एक्ट के अंडर रिक्वायर्ड ऑथराइजेशन नहीं था। बेसिकली सिंपल एक पेमेंट एग्रीगेटर का काम तो कर रहा था, लेकिन इसके पास इस काम को करने का लाइसेंस ही नहीं था। तो अगर सिंपल या सिंपल के बिहाफ में कोई और भी कस्टमर से पैसे कलेक्ट करके मर्चेंट्स को पे कर रहा था तो ये एक पीए का काम कर रहा था और कोई भी कंपनी ये काम आरबीआई के लाइसेंस के बिना नहीं कर सकती है। सिंपल का इस एक्यूजेशन के अगेंस्ट ये डिफेंस रहा है कि कंपनी बस एक लेजर या डिजिटल खाता है जो वॉलेट्स इशू या पैसे लेंड नहीं करती, लेकिन आरबीआई के हिसाब से कंपनी का फंक्शन एक पीए जैसा था, सिर्फ एक लेजर जैसा नहीं। अब ये तो था सिंपल और आरबीआई का करंट सिचुएशन। सिंपल अब आगे क्या कर सकता है? देखो दोस्तों, कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं हैं और जो ऑप्शंस हैं भी वो इजी नहीं है। अगर सिंपल इन ऑप्शंस में से चूज नहीं कर पाता तो शायद कंपनी को अपना बिजनेस बंद भी करना पड़ सकता है। अगर ऑप्शंस एक्सप्लोर करें तो 3 ऐसे तरीके हैं जिससे सिंपल अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकता है। सबसे पहला तरीका है किसी एग्जिस्टिंग लाइसेंस पेमेंट एग्रीगेटर के साथ पार्टनर कर लेना। इस मॉडल में सिंपल खुद से कलेक्शंस हैंडल करने की जगह सारे पैसे अपने लाइसेंस पार्टनर के एस्क्रो अकाउंट से रूट कर सकता है। ये अकाउंट सिंपल का पार्टनर बिजनेस ओन और ऑपरेट करेगा। इस मेथड में सिंपल एक प्योर यूएक्स या यूजर एक्सपीरियंस प्लेयर बन जाएगा। मतलब एक्चुअल पैसे हैंडल करने की जगह कंपनी मर्चेंट वेबसाइट्स पे चेकआउट्स हैंडल करेगी और कस्टमर्स को पेमेंट रिमाइंडर्स भी भेजेगी। इससे सिंपल का बिजनेस तो सरवाइव कर लेगा, लेकिन कंपनी के मार्जिन्स और मार्केट इन्फ्लुएंस दोनों कम हो जाएंगे। दूसरा तरीका थोड़ा एम्बिशियस है, लेकिन ये ज्यादा मुश्किल भी है। कंपनी अपने खुद के पीए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकती है। थ्योरी में इस तरीके से कंपनी के सारे रेगुलेटरी इश्यूज पूरी तरह सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ये तरीका ना आसान है ना ही चीप। आरबीआई ने पीएस के लिए हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, स्ट्रिक्ट एस्क्रो रूल्स और ऑनगोइंग कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस सेट किए हैं। सिंपल एक वेंचर फंडेड बीएनपीएल है। पीए लाइसेंस के लिए अप्लाई करने से कंपनी को ऐसे पेमेंट जायंट्स के साथ compete करना होगा जिनके पास बेटर फंडिंग और शायद बेटर एक्सपीरियंस दोनों है। कंपटीशन के कारण कंपनी के लिए यह तरीका काफी मुश्किल हो सकता है। थर्ड ऑप्शन है एक लोन सर्विस प्रोवाइडर बिजनेस में पूरी तरह पिवट करना। इस मेथड में सिंपल बस टेक और यूएक्स का फ्रंट एंड या यूजर फेसिंग साइड हैंडल करेगा। कोई दूसरा बैंक या एनबीएफसी क्रेडिट और कैश फ्लो हैंडल करेगा। यह मेथड आरबीआई के नए रूल से कंप्लायंट तो है, लेकिन पहले मेथड की तरह ही इस मेथड में भी सिंपल बस एक सिंपल सर्विस लेयर बना रह जाएगा। कंपनी का बिजनेस उसके रेगुलेटेड पार्टनर्स पे भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा। हो सकता है कंपनी का खाता ब्रांडिंग और बिजनेस इकोनॉमिक्स भी बदल जाए। जैसे जैसे इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन पैसे कमाना और खर्च करना स्टार्ट कर रहा है, डिजिटल पेमेंट्स और फाइनेंस डोमेन में सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत भी बढ़ रही है। आरबीआई के ये नए रूल्स सिर्फ किसी एक स्टार्टअप या प्लेटफॉर्म को टारगेट नहीं कर रहे, ये एक पूरे इंडस्ट्री के लिए एक क्लियर स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। अगर कोई कंपनी पेमेंट एग्रीगेटर जैसे कोई काम कर रही है तो उस कंपनी को पीए ग्रेड कंप्लायंस भी मेंटेन करना होगा। अगर किसी कंपनी के ऑपरेशंस लेंडर जैसे हैं तो उसे इन ऑपरेशंस में एक बैंक या एनबीएफसी को इंक्लूड करना होगा। ये रूल्स एक और चीज क्लियर कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस के पार्टनर का लाइसेंस उस बिजनेस का लाइसेंस नहीं होता।
तो जिस एंटिटी के पास लाइसेंस होगा सिर्फ वो बिजनेस ही एक्चुअल फंड्स हैंडल कर सकती है। और आरबीआई इस चीज को लगातार मॉनिटर भी करता रहेगा। आरबीआई इस मूव के थ्रू इंडियन पेमेंट्स इकोसिस्टम में इनोवेशन नहीं रोकना चाहता, लेकिन आरबीआई इंडिया में शैडो पेमेंट्स और बिना लाइसेंस के फिनटेक्स का पैसा हैंडल करना रोकना चाहता है। आपको क्या लगता है, क्या इस मूव के कारण इंडिया का पेमेंट्स इकोसिस्टम का ग्रोथ स्लो हो जाएगा, या ये कस्टमर प्रोटेक्शन के लिए एक जरूरी स्टेप था? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।